Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 31st May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे. We're going to talk about Kenya elections in this video, followed by the need for an education data. We'll talk about the harm of tobacco consumption today, as 31st May is celebrated as World No Tobacco Day. And then we'll talk about sugar production in India. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल कीनिया इलेक्शन के बारे में है. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए दैट कीनिया में इलेक्शंस चल रहे हैं. विल अंडरस्टैंड कि जो अपकमिंग इलेक्शंस कीनिया में आने वाले हैं ये इतने रिमार्केबल क्यों हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, किस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है उसका एक ओवरव्यू लेंगे. एंड जो मेजर कंपेन्स कीनिया में चल रहे हैं वहाँ पे मेजर इश्यूज़ क्या क्या रहते हैं. एंड जो कीनिया के इलेक्शंस हैं ये किस तरह सिमिलर हैं इंडिया के इलेक्शंस के साथ, वो हम यहाँ पे देखेंगे. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल रहने वाला है इन दिस इलेक्शन एक्टिविटी ऑफ कीनिया, एंड देन वाई कीनिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. उतना ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे. हमें एक ओवरऑल पिक्चर पता होनी चाहिए कि कीनिया के इलेक्शंस का मतलब क्या इश्यूज़ वहाँ पे चल रहे हैं, क्या डायनामिक है वहाँ का, एक आइडिया हम यहाँ पे लेंगे. एंड मेनली इंडिया के लिए कीनिया की क्या इंपॉर्टेंस है और इंडियन डायस्पोरा का रोल क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. तो कीनिया के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस, अपकमिंग इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, आने वाला है, इसका फ्री, फेयर और पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इससे कीनिया एक डेमोक्रेटिक गेन्स में जाएगा, कंसोलिडेट कर पाएगा अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, एंड इट विल सर्व एज अ सिंबल फॉर रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कीनिया का इलेक्शन फेयर, पीसफुली, फ्री तरीके से होना एक रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी अच्छी एग्जांपल के तौर पे जाता है. बिकॉज जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जहाँ पे सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज़ नहीं हैं, डिक्टेटरशिप जहाँ पे प्रेजेंट है, उन कंट्रीज़ के लिए एक एग्जाम्पल, एक सिंबल के जैसे एक्ट करता है द इलेक्शन ऑफ कीनिया. So what's remarkable about the upcoming Kenya elections? So see, Kenya is one of the Africa's major democracy and वहाँ पे जो polls हैं वो 9th August 2022 में होने वाले हैं. And after this polls, the Kenya is going to elect the country's 5th president. इसके अलावा बाकी लॉ मेकर्स भी आएंगे, गवर्नर्स आएंगे, जो कीनिया की 47 काउंटीज़ जो असेंबलीज़ हैं वहाँ पे लॉ मेकर्स आएंगे, बट 5th प्रेसिडेंट जो कीनिया के हैं वो भी यहाँ पे इलेक्ट होंगे. जो करंट इलेक्शंस कंपेन वहाँ पे चल रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड द पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ एंड ट्राइबल पावर ब्रेकर्स एंड द चेंजिंग इंटर एथनिक अलायंसेस. एंड दिस टाइम जो लीडिंग कंटेंडर्स कीनिया में हैं, सो ऑन वन साइड वी हैव वाइस प्रेसिडेंट विलियम रूटो, and then there is a perennial challenger to that, Raila Odinga. So these are the two main contenders for the presidential elections. Now जो कीनिया की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे 4 dominant tribes आती हैं. One is Kikuyu, Luhaya, Kalenjin and Luo. These are the 4 dominant tribes in Kenya, and they have practically ruled the country since the independence. And this is the first time since Kenya's independence of Kikuyu has not emerged as the main presidential candidate. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किकियू की साइड से कोई प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो इस बार रेस नहीं हुआ है, इमर्ज नहीं हुआ है. यहाँ पे अगर हम मिस्टर रूटो की बात करें, सो ही इज़ केलेंजिन विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, एंड वेयरएज ओडिंगा इज़ अ लुओ विच इज़ द 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप. तो ये जो 2 लीडिंग कैंडिडेट्स हैं, दे हैव चोजन देयर रनिंग मेट्स फ्रॉम द वोट रिच किकियू एथनिक ग्रुप एंड द सपोर्ट फ्रॉम विच वुड बी वाइटल टू डिटरमाइन द आउटकम. अगर थोड़ा और डीप देखते हैं तो पिछले कुछ टाइम में जो चेंजेस आए हैं अलायंसेस में उसको एक बार कवर कर लेते हैं. तो मिस्टर रूटो हैड बीन प्रेसिडेंट उहुरूज रनिंग मेट फॉर द लास्ट 2 इलेक्शंस. लेकिन इस बार जो मिस्टर उहुरू हैं, मिस्टर उहुरू केन्याता, he has endorsed a long-time rival, Mr. Odinga,
who was the leading contender in 2017 elections. तो इनकी जो फ्रेंडशिप है 2018 में शुरू होती है when they declared a truce after the post-election violence in 2017 and has lived up to the dictum that politics is the art of any possibility. तो जो पहले दुश्मन थे वो 2017 के बाद अब दोस्त बन गए हैं. तो ये जो चेंजिंग अलायंस जो हुआ है इसकी वजह से इस बार के जो इलेक्शंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि कौन सा सेगमेंट जो है वो जीतेगा. मिस्टर रूटो की साइड जीतेगी या फिर दी अदर साइड. अब जो मेन इश्यूज़ जिसके अराउंड कीनिया में कैंपेन चल रहे हैं तो मिस्टर रूटो ने ये फ्रेम किया है कि द इलेक्शन इज़ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द हसलर्स एंड द डायनेस्टीज़. तो ये एक एजेंडा वहाँ पे चल रहा है कि ये इलेक्शन हसलर्स और डायनेस्टीज़ के बीच की बात है. यहाँ पे हसलर्स उनको कहा गया है दोज हू स्ट्रगल टू मेक बोथ द एंड्स मीट एंड ही हैज़ प्रपोज द बॉटम अप इकोनॉमिक मॉडल सो इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी विल बी गेयर्ड अप टू हेल्प द कॉमन मैन. ये मिस्टर रूटो की तरफ से फ्रेम किया गया है. वेयर एज मिस्टर ओडिंगा का जो कैंपेन चल रहा है उन्होंने मिस्टर रूटो के अगेंस्ट करप्शन एलिगेशंस लगाए हैं वाइल द टाइम मिस्टर रूटो वाज अ डिप्टी प्रेसिडेंट. तो वो एंटी करप्शन के ऊपर लेकर अपना जो कैंपेनिंग है उससे रिवॉल्व कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो बड़े फैक्टर्स आते हैं जो कि कीनिया के इलेक्शन रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. वन इज़ एथनिसिटी. अभी हमने देखा कि यहाँ पे मेजर 4 एथनिक ग्रुप्स आते हैं. इकोनॉमिक इशूज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीनिया. Along with that, the inclusiveness of all the communities in the government position. ये भी एक बड़ी चीज़ है कि कीनिया में जो 4 मेन एथनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ साथ जो बाकी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उन सब की इंक्लूसिवनेस हो सके इन ऑल द गवर्नमेंट पोजीशंस. एंड फॉरेन डेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू विच इज़ गोइंग टू डिसाइड द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ कीनिया दिस टाइम. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट हाउ कीनिया इलेक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिया. तो सी अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक वैल्यू की तो वो इंडिया और कीनिया के लिए सेम है, सिमिलर हैं. प्लूरलिज्म इंडिया में भी हमको डाइवर्सिटी मिलती है और कीनिया में भी है. एंड रूल ऑफ लॉ, ये तीनों ही सेगमेंट्स दोनों ही कंट्रीज़ के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, प्लूरलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ. एंड जिस तरह हम यहाँ पे इंडिया में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को फेस करते हैं, ये सेंटर स्टेज रहता है इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप में. सिमिलरली कीनियन पॉलिसी में जो एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स है, एथनिक पॉलिटिकिंग है, ये एक मेजर कंसर्न कीनिया के लिए भी है. तो कहीं ना कहीं कीनिया के इलेक्शंस और इंडिया की जो सिचुएशन है ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. अब यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल रहने वाला है इस इलेक्शन के दौरान ये भी समझना होगा. 2017 में जो इंडियन डिसेंट के कीनिया वहाँ इंडियन डिसेंट के लोग जो कीनिया में हैं दे वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द 44th ट्राइब इन कीनिया. तो इंडियन डिसेंट was recognized as 44th tribe in India, in Kenya. This is because of their contribution in Kenya since independence. However, अभी तक presidential election के लिए Indian origin का कोई भी candidate नहीं है, but there are few candidates from Indian origin in the constituencies who are running for parliament elections. So it is difficult to gauge who the Indian diaspora may support in this presidential elections. तो ये थोड़ा डिटरमाइन करना मुश्किल है. हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर इंडियन डायस्पोरा के अपने खुद के कैंडिडेट्स हैं जो कि इन इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं. एंड देन वी नीड टू नो वाई कीनिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. सी कीनिया और इंडिया के बीच में काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, कल्चरल रिलेशनशिप हो. दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बिटवीन इंडिया एंड कीनिया इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. Kenya serves as a gateway to wider Indian Ocean region. And Kenya और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो कहीं ना कहीं चाइना का जो एस्पिरेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ता जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए, उसे कर्ब करने के लिए ज़रूरी है. ऑल्सो इंडिया फेसेस number of security threats in the backdrop of dramatic rise of piracy and terrorist activity in the region. कीनिया की भी जो वाइब्रेंट कम्युनिटी है, स्पेशली पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे आर प्रेजेंटली नंबरिंग अराउंड 80,000. एंड इसीलिए इंडियन डायस्पोरा भी कीनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है.
Indians in Kenya, they're a very successful community and they also favor a close bond between India and Kenya. सो दैट इज़ वाई अब इंडिया और कीनिया के जो आपस में रिलेशंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, डायस्पोरा का रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. तो इसलिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल भी आया था. सो वी डिस्कस दिस ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कीनिया में किस तरह इलेक्शंस चल रहे हैं, कौन कौन से बेसिक मुद्दे रहने वाले हैं, सो दैट वी गेट एन आइडिया ऑफ इट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एजुकेशन डाटा से रिलेटेड है. There's a need for an education data in India because India lacks an education data and there is a need for this data क्योंकि इस तरह का जो एजुकेशन डाटा होगा इसमें जो लोकल विजन है एजुकेशन के लिए, जो लोकल एक्टर्स हैं वो अकाउंटेबल रह पाएंगे when it comes to the field of education. Therefore, this article is about the need for an education data. यहाँ पे हम एक राजस्थान का केस जो है वो डिस्कस करेंगे. वहाँ से हमें इस सिचुएशन, इस पूरे सिनेरियो की जो बैकग्राउंड है वो समझ में आएगा. विल अंडरस्टैंड द प्रेजेंट स्टेटस फॉर द एजुकेशन डाटा एंड व्हाट कैन बी डन इन दैट लाइट. तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मीडिया ने हाईलाइट किया कि जो एजुकेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने के लिए मिला है, इम्प्रूवमेंट नहीं रही है इन द लर्निंग आउटकम्स डिपेंडिंग अपॉन द डाटा सेट. एंड ये मीडिया राइटिंग्स किसके ऊपर बेस्ड थी? हमारे पास एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आता है ASER विच इज़ लेड बाय NGO प्रथम. देन वी हैव द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, अभी हमने इसको डिस्कस किया है, विच इज़ लेड बाय द NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ना राजस्थान को अगर हम यहाँ पे कवर करें तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 का अगर हम डाटा देखें तो राजस्थान वाज अमंग द 5 बॉटम स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग लेवल. वेयरएज अगर हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात करें सो अकॉर्डिंग टू नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 राजस्थान वाज अमंग टॉप परफॉर्मर्स. तो दो डिफरेंट डाटाज और दोनों में ड्रास्टिक चेंज. नेशनल अचीवमेंट सर्वे बोल रहा है कि टॉप परफॉर्मर है, लेकिन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कह रहा है कि बॉटम 5 स्टेट्स में राजस्थान आता है. सो डिस्पाइट देयर इज नियर कंसेंसस अमंग द पॉलिसी मेकर एंड इंटेंस एफर्ट्स टू डिसेमिनेट डाटा अमंग द एंड यूजर, इट इज़ रेयरली यूज्ड बाय द पुअर पेरेंट्स. उनके लिए तो स्कूलिंग इज़ अबाउट एग्जामिनेशन आउटकम, जो कि अल्टीमेटली लर्निंग का एक प्रॉक्सी बन जाता है. ना इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, अ चांस फॉर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल डिग्री, दीज आर व्हाट आर द आउटकम ऑफ एग्जामिनेशन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डाटा ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, लर्निंग लेवल एट स्टेट लेवल, इससे जो मासेस हैं वो गैल्वनाइज नहीं हो पाते क्योंकि फॉर देम द आउटकम ऑफ एग्जामिनेशन, द आउटकम ऑफ स्कूलिंग इज़ डिफरेंट. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस? सी, जो डाटा है उसे लिंक करना होगा विद द विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी एंजाइटीज़, उनकी एस्पिरेशंस, इन सबको एड्रेस करना होगा. एक नेशनल लेवल पॉलिसी की ज़रूरत है जिसके अंदर जो हमारी विजन है एट द नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल लेवल, जो एसेंस ऑफ विजन है हमारी, वो हमें वहाँ पे लेकर आनी होगी. जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान, सर्व शिक्षा अभियान, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट स्कूल कंसेंसस. जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड कंसल्टेटिव बॉडीज़ हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, पेरेंट टीचर कमिटीज़, दे कुड नॉट बिकम प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट दिस. क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. 86 अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, इसके थ्रू मैंडेट किया गया था. तो यहाँ पे हम लैक कर रहे हैं. ये जो डाटा है वो लिंक नहीं हो पा रहा है विद द विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन. सो व्हाई इज़ द एजुकेशन डाटा सो सिग्निफिकेंट? इसकी ज़रूरत क्या है?
सी अगर डाटा को आप एक लोकली डेवलप्ड या फिर जो पॉलिटिकली ओन्ड विजन है स्कूल एजुकेशन की, उसके साथ आप अगर रिलेट कर देंगे तो इट विल मूव बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक्टिविस्ट. एजुकेशन डाटा जब आना शुरू होगा तो इससे जो लोकल एक्टर्स हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, वो आप उनको अकाउंटेबल यहाँ पे कर पाएंगे. दिस इज़ द रीज़न वाई वी नीड एन एजुकेशन डाटा. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट हेल्थ. द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ द हार्म ऑफ टोबैको कंजम्पशन. So 31st May is celebrated as World No Tobacco Day. तो यहाँ पे आज के दिन let's discuss the harm of tobacco consumption. So the large corporate enterprises themselves they are making efforts कि जो tobacco consumption है, जो इसका harm है, इसे reduce किया जा सके. तो let's see what are the impacts of tobacco consumption and what are the efforts taken to tackle the ill effects of tobacco. तो टोबैको कंजम्पशन की जब बात आती है तो यहाँ पे इंडिया को मेंशन करना ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको. वी प्रोड्यूसेस अराउंड 800 मिलियन kgs एनुअली. ना इसके बाद अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, इट एस्टिमेटेड दैट 28.6% of all adults in India, they have used tobacco in 2016 and 17, which is second only to China. The last survey ke according, 28.6% of all the adults in India, they have used tobacco. And in 2021, the smoking has killed 8 million people. तो हेल्थ के ऊपर जिसका इम्पैक्ट है वो तो हम क्लियरली यहाँ पे देख ही पा रहे हैं. इसके अलावा द इम्पैक्ट ऑफ टोबैको कंजम्पशन ऑन इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO 600 मिलियन ट्रीज आर चॉप्ड ड्यूरिंग to make that cigarettes, and 84 million tons of carbon dioxide emission is released into the atmosphere. इसके अलावा 22 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इज़ यूज टू मेक सिगरेट्स. तो एक ऐसी चीज़ जो कि हेल्थ के ऊपर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट दे रही है, इन्वायरमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. सिगरेट बट्स, पैकेजिंग, प्लास्टिक पाउचेस जो स्मोकलेस टोबैको के हैं, बैटरीज विच आर एसोसिएटेड विद द ई-सिगरेट्स, दे पोल्यूट आवर एनवायरमेंट. एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो as per the Central Tobacco Research Institute, about 6 million farmers and 20 million farm laborers work in the tobacco farming across 15 states. लेकिन अगर हम इसकी GDP में contribution देखें तो it's only 1%. But the direct expenditure, the health expenditure for treating tobacco-related diseases alone accounts for 5.3% of the total health spending in India. GDP में contribution 1% है, लेकिन इंडिया में जो टोटल हेल्थ स्पेंडिंग होती है उसमें से 5.3% सिर्फ और सिर्फ उस हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर है जो कि टोबैको से जुड़ी हुई डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए है. सो हियर यू कैन सी द इमिनेंस ऑफ द टोबैको कंजम्पशन इन इंडिया. आफ्टर दिस वी नीड टू नो अबाउट द एफर्ट्स दैट हैज़ बीन टेकन to tackle the effects of tobacco. So first of all comes the awareness campaigns. ज़्यादातर जो टोबैको एपिडेमिक को काउंटर करने के लिए मेनली अवेयरनेस के थ्रू इसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसे बताया जाता है. 1987 में WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे मार्क किया था, सो दैट टोबैको का जो इल इफ़ेक्ट है उसको लेकर अवेयरनेस पहुंचाई जा सके. इस साल का जो थीम है that is poisoning our planet. Very, very, very important. The theme of this year's No Tobacco Day is poisoning our planet, which basically highlights the ill effects of tobacco on our environment, जो भी हमने पीछे बात की. यहाँ पे अगर हम कार्बन क्रेडिट्स की बात करें
तो जो फॉरेस्ट्री कम्युनिटी है, दे हैव डिवाइज्ड अ सोल्यूशन, सम इंस्ट्रूमेंट्स टू इंसेंटिवाइज द रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, एंड दैट इज डन थ्रू द यूज ऑफ कार्बन क्रेडिट. तो अब नई कमिटमेंट्स में जो सर्ज आ रहा है, दैट इज टुवर्ड्स जीरो कार्बन, and now companies are also putting pressure on their supply chain to transition towards the sustainable practices and to reduce the deforestation. Then there are some efforts done by the companies also. Companies have also invested good amount in nature based solutions like carbon sink, ताकि जो overall जो deforestation जो हो रही है वो decrease हो सके. Along with that, there is a rise in environmental, social and governance managers. And now by transitioning towards the safer nicotine delivery system, and moving away from tobacco, now the cigarette companies are also potentially lowering the risk of their consumer dying from cancer. They're educating the potential consumer to not to consume tobacco. And they're also supporting the consumer in their journey to quit. So basically now we need to incentivize the industry to help consumers. That is the need of the hour. So that is all for this video. I will see you all in my next one. Thank you so much for watching.